चलिए सर अब देख लें, वॉल्यूम 5 में ही सर्च एंड सर्वे चैप्टर ई, 5वां चैप्टर बेसिकली, इवन पेज ऑनवर्ड्स हम लोग हैं 13th एडिशन बुक में ही। देख लेते हैं क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। काफी माइनर से चेंजेस हैं। सबसे पहला चेंजेस आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 5 पे हमारा एक सेक्शन स्टार्ट होता है, सेक्शन 133A, पावर ऑफ सर्वे। इसमें जो सर्वे करती है इनकम टैक्स अथॉरिटी, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन है वहां कोई चेंज नहीं है, वो किसके अंडर में है वहां थोड़ा सा चेंजेस है। इनकम टैक्स अथॉरिटी में कौन कौन आएंगे जो इस सेक्शन में सर्वे करेंगे वहां कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उसमें बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और टीडीएस डिपार्टमेंट का रेफरेंस आ रहा था, वो सब हटा दिया। अब सिंपल है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी जो सबऑर्डिनेट हो किसके, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के, डायरेक्टर जनरल के, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के और चीफ कमिश्नर के, एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। अमेंडमेंट से पहले रेफरेंस आ रहा था क्या, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का, टीडीएस डिपार्टमेंट का, वो सब रेफरेंस हटा दिया। बस माइनर सा चेंजेज है इस सेक्शन में 133A में। अगला सेक्शन हमारे पास बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के लिए, सेक्शन 132 सर्च। सर पिछली क्लास में, मतलब बेसिकली आपको जो क्लासेस दी हुई हैं 12th एडिशन की बुक, 12th एडिशन की क्लासेस, उसमें डिटेल्ड चर्चा हो चुकी है सेक्शन 132 की, और ये भी बताया है कि जो अब सर्च के कारण जो असेसमेंट होगा वो आपका सेक्शन 147 में जाएगा। पहले जो एक सेक्शन होता था 153A वो अब बंद हो चुका है, उसका रेफरेंस अब बंद हो चुका है, राइट। यानी सर्च से रिलेटेड अगर सर्च हुआ है, सर्च सीजर का केस है सेक्शन 132 के अंदर, सर्च का केस है और उसमें असेसमेंट की बात होती थी, तो पहले बात होती थी सेक्शन 153A की, बी की, सी की। अब वो सारे रेफरेंस हट चुके हैं। अब अगर सर्च होता है तो हमें सर्च से रिलेटेड असेसमेंट किस सेक्शन में करना है, 147 में करना है। डिटेल्ड डिस्कशन आपके साथ क्लास में हो रखा है सेक्शन 147 का, 148 का, 148A का, 149 का। सर तो बेसिकली सर्च में जो रेफरेंस था वो था असेसमेंट अंडर सेक्शन 153, और अब असेसमेंट होगी सेक्शन 147 में, और 147 जो सेक्शन है असेसमेंट, उसको कहते हैं असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकॉम्प्यूटेशन। तो इसी कारण से जहां जहां इसमें असेसमेंट वर्ड था वहां वहां वो थोड़ी सी वर्डिंग्स को चेंज किया गया, और कोई कॉन्सेप्चुअल अमेंडमेंट्स नहीं है। जो आप क्लास में पढ़े थे वो वैलिड है, उसी को पढ़ते हुए एग्जाम में जाइए। खाली लैंग्वेज थोड़ा सा, यहां पर वर्ड था असेसमेंट तो वहां पर और बढ़ा के कर दिया, और रीअसेसमेंट, रिकॉम्प्यूटेशन अंडर सेक्शन 143, 144 और 147। जनरली 147 की जो असेसमेंट कंप्लीट होती है उसमें जो ऑर्डर पास होता है वो 147 विथ 143 पास होता है, या फिर 147 विथ 144 पास होता है। इसीलिए सेक्शन के रेफरेंस आ रहे हैं। मोटा मोटी आइडिया ये है कि चूंकि अब सर्च के केसेस नॉर्मल असेसमेंट प्रोसीड्योर से होके जाएंगे सेक्शन 147 के थ्रू, इसीलिए हमें रेफरेंस में वर्डिंग्स को लेना होगा असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रिकॉम्प्यूटेशन। इसी बात को आगे भी एड ऑन किया गया है। अगले सेक्शन में हम जाएंगे, पेज नंबर 13 पे हम जाएंगे सेक्शन 132B में। तो देखिए यहां भी एड ऑन किया गया रीअसेसमेंट और रिकॉम्प्यूटेशन। आइडिया, ये अमेंडमेंट्स का रीजन क्या है, क्योंकि अब जो है असेसमेंट की, अब जो आपका सर्च के कारण जो असेसमेंट होता है वो 147 में जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रिकॉम्प्यूटेशन। इसीलिए यहां वर्डिंग्स को चेंज किया गया है। कॉन्सेप्ट जो आपने क्लास में पढ़ा वही आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। थोड़ा सा यहां भी चेंज किया गया है ऐसे ही वर्डिंग्स को, नथिंग एल्स। अब इस सेक्शन में कोई खास चेंज नहीं है, खाली क्या ध्यान रखना है आपको एग्जाम्स के लिए, पेनल्टी का जो ये सेक्शन है 271AA सर्च से रिलेटेड, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, सर्च में जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है उससे रिलेटेड टैक्स और पेनल्टी, तो ये सेक्शन पेनल्टी का है। इसमें पेनल्टी लेवी करने का राइट सिर्फ असेसिंग ऑफिसर के पास था पहले, अब इसमें कमिश्नर अपील्स को ऐड कर दिया गया है। 2 सेक्शन और हैं जहां पे सिमिलर अमेंडमेंट्स की गई हैं। एओ के साथ साथ पेनल्टी लगाने का राइट कमिश्नर अपील को दिया गया, वो पेनल्टी चैप्टर में देख लेंगे, राइट। पेनल्टी चैप्टर में से एक पेनल्टी का सेक्शन यहां कवर है क्योंकि ये सर्च से रिलेटेड पेनल्टी थी, इसलिए। तो यहां आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है,
एओ के अलावा कमिश्नर अपील्स को राइट दिया गया है इस सेक्शन के अंदर पेनल्टी लगाने का, कमिश्नर अपील को भी दिया गया है। बस एक नया सेक्शन है 79A, सेट ऑफ से रिलेटेड है, लेकिन इसको हम लोग वॉल्यूम 1 सेट ऑफ लॉस चैप्टर में ना डिस्कस करके यही साथ में डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि सर्च की बात हो रही है। कहता है कि जो भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम पकड़ी गई है, भाई अगर सर्च हुआ है किसी एसईसी के ऊपर एज पर सेक्शन 132, या फिर रिक्यूजिशन हुआ है सेक्शन 132A का, जिसमें हम लोग बुक्स और डॉक्यूमेंट्स दूसरे को पास ऑन करते हैं, जिस एसईसी से रिलेटेड वो बुक्स है उसके असेसिंग ऑफिसर को कि भैया अब तुम सर्च कर लो अपने एसएससी पे, या फिर सर्वे का केस हो 133A का, बट अदर देन टीडीएस सर्वे, राइट। यानी सर्च और सर्वे के केस में जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम कंप्यूट की जाती है एसएससी के केस में, उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर कोई भी लॉसेस को आपको सेट ऑफ नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखना है। सर आपने एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी पढ़ा है अनडिस्क्लोज्ड इनकम, सर वो एक नॉर्मल अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, सर्च सर्वे का केस नहीं है वो, जहां पर आप एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम आप एक इनकम डिस्क्लोज करते हैं लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं एओ को, है ना। तो वहां पर भी आपने पढ़ा हुआ है टैक्स रेट 60% और कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होंगे उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की आखिरी क्लासेस में। वैसे यहां पे क्या ध्यान रखना है, सर्च और सर्वे के कारण जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऐड होती है एसईसी के इनकम टैक्स के रिटर्न में, उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे भी आप कोई लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, कोई डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं कर पाएंगे, एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022। एक नया सेक्शन आ गया 79A, नो सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट अनडिस्क्लोज्ड इनकम ब्राउट टू टैक्स कॉन्सिक्वेंट टू सर्च, रिक्विजिशन और सर्वे। नो सेट ऑफ लॉसेस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगेंस्ट अनडिस्क्लोज्ड इनकम। लेकिन ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम खास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जो एसएससी के टोटल इनकम में ऐड की गई है बिकॉज ऑफ सर्च, रिक्विजिशन और सर्वे, एक्सेप्ट टीडीएस सर्वे। सर अनडिस्क्लोज्ड इनकम का ये डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन आप लोग पढ़े हुए हो, मैं इसमें नहीं जा रहा, सेम डेफिनेशन यहां आप पढ़े हुए हो, अनडिस्क्लोज्ड इनकम का सेम डेफिनेशन पेनल्टी के सेक्शन में क्लास के अंदर 271AA में, तो मैं नहीं जा रहा इसमें। ध्यान रखना सर, यहां पर हम लोग एक्सप्लेन कर देते, सर्च का केस है, कुछ इनकम पकड़ी गई जो बुक्स में मेंशन नहीं थी और हमने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया किस तरीके से कमाया है। जब आप किसी अनडिस्क्लोज इनकम को एक्सप्लेन कर देते हैं किस तरीके से कमाया है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो आपको पढ़ाया है कि 60% टैक्स लगेगा, वो वहां तो आप जाएंगे नहीं, राइट। तो वो प्रोविजंस तो अप्लाई नहीं हो पाएगा यहां। तो यहां पर जो अनडिस्क्लोज इनकम है जिसकी एक्सप्लेनेशन आप दे चुके हैं, सर्च हुआ, सर्च के कारण मान लो 100-200 करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम पकड़ी गई, जिसकी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आपने कैसे कमाया टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑफिसर्स, तो जो नॉर्मल टैक्स लगेगा लगेगा, पेनल्टी यहां दिया हुआ है। साथ में कहता है ऐसी अनडिस्क्लोज इनकम पर आप कोई भी लॉसेस या अपना अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। सेक्शन 79 है, सिंपल। आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, अनडिस्क्लोज इनकम जो भी ऐड हो रही है टोटल इनकम ऑफ द एसएससी में बिकॉज ऑफ सर्च सर्वे, उसमें आप कोई भी लॉसेस या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। इतना ध्यान रखना, आपके एग्जाम का काम बन जाएगा। और इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। चैप्टर E1 जो चैप्टर है आपका सर्च एंड सर्वे, इसमें और कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। अगला चैप्टर पेनल्टी का है। पेनल्टी में भी कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं है कि कहीं पर मेजर टाइम आपको लगेगा। चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, पेज नंबर थोड़ा सा करेक्शन किया गया है। सेक्शन 271C क्लास में पढ़ते हैं पेनल्टी चैप्टर में। ध्यान रखिएगा, मेरे सामने जो बुक चल रही है वो 13th एडिशन की बुक है, राइट। और जो बच्चे YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर जो लिंक्स दे रखे हैं नई बुक्स के, अमेंडमेंट के, PDF के, उसको डाउनलोड कर लो। सर ये करेक्शन किया गया है बेसिकली, एक्चुअली सेकंड प्रोविजो बोल के है ही नहीं सेक्शन 194B में, पहले था। फर्स्ट प्रोविजो को डिलीट कर दिया तो सेकंड प्रोविजो क्या बन गया, फर्स्ट प्रोविजो। तो वही रेफरेंस हटाया गया है क्योंकि अब सेकंड प्रोविजो है ही नहीं सेक्शन 194B में। क्लास में ये सेक्शन ऑलरेडी डील किया हुआ है, कोई खास एग्जाम्स में इसका इंपैक्ट नहीं है आपके लिए। जो आप पढ़े हैं क्लास के अंदर वो अप्लाई कर दीजिए कि भाई अगर टीडीएस का कंप्लायंस नहीं करोगे तो 100% की पेनल्टी है।
टीसीएस का कंप्लायंस नहीं करोगे तो 100% की पेनल्टी है। कोई खास अमेंडमेंट ये आपके एग्जाम्स को हिट नहीं कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में जो पढ़ते थे यहां पर सेक्शन 272A सब सेक्शन 2 में पेनल्टी 100 रुपए पर डे, वो बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 500 रुपए पर डे। और ये थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम्स के लिए, क्लास में इंपॉर्टेंट कराया हुआ है। और रिटर्न चैप्टर में भी इसके चलते अमेंडमेंट कर दिए है मैंने नोट्स में। रिटर्न चैप्टर में भी जाओगे पेज नंबर A9 पे, तो यहां पर मैंने इसके चलते अमेंडमेंट कर दी है कि भाई 100 रुपए की पेनल्टी अब कितने में बदल चुकी है, 500 रुपए में, अगर तुम चैरिटेबल ट्रस्ट हो सेक्शन 139(4)A में और रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक सर, सेक्शन 272A सब सेक्शन 2 में जो 100 रुपए पर डे की पेनल्टी थी वो बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 500 रुपए पर डे। जिसमें मैंने आपको क्लास में बोला हुआ है कि एग्जाम में आपको ये वाले पोर्शन पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और जनरली पूछता है इंस्टीट्यूट। ये वाला भी ध्यान रख लेना, 197 टीडीएस की क्लास में आप पढ़ते हैं। जनरली आप ध्यान रखना 272A के अंदर दो तरीके की पेनल्टी है। ये जो 10,000 रुपए वाली पेनल्टी है यहाँ कोई चेंज नहीं है, ये भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में बहुत अच्छे से एनालाइज किया हुआ है, राइट। और इसमें जो 100 रुपए थे वो कितना हो चुका है, 500 रुपए। चलते हैं आगे सर। अब वैसे ही जैसे अभी पीछे एक सेक्शन पढ़े 271AA भी, तो वैसे ही यहां पर एक सेक्शन है सेक्शन 271AC, जहां पर अब पेनल्टी लगाने का राइट एओ के साथ साथ किसको दे रखा है, कमिश्नर अपील्स को। सर और आगे जाएंगे तो एक और सेक्शन है हमारे पास 271AAD, वहां भी एओ के अलावा अब पेनल्टी लगाने का राइट किसको दे रखा है, कमिश्नर अपील को। तो ये छोटे छोटे चेंजेस कमिश्नर अपील से रिलेटेड है। आप अगर एग्जाम्स नाइट में ये देखना चाहते हो कि सर सीआईटी अपील के पास कौन कौन सा सेक्शन है पेनल्टी लगाने के लिए, सीआईटी अपील कौन कौन से सेक्शन में पेनल्टी लगा सकती है, तो मैं लिस्ट दे देता हूं, आप लिखना चाहो लिख लो। 271AAB, 271AAC, 271AAD। ये तो फिलहाल अमेंडमेंट का ही पार्ट है कि एओ के साथ साथ सीआईटी अपील को भी इन सब सेक्शन में पेनल्टी लगाने का राइट है। और कुछ सेक्शन है क्लास में पढ़ाए हुए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्लास में बोला हुआ है, 6 से 8 मार्क्स तक का एग्जाम में आ जाता है, इसको छोड़ के तो जाना नहीं है। क्लास में काफी सारे क्वेश्चन इसमें करवा रखे हैं मैंने आपको। सर 271A भी है, 271AA भी है, 271G जहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को भी पेनल्टी लगाने का राइट है। सर इसमें तो एओ भी आता है, सीआईटी अपील भी आता है और साथ साथ में टीपीओ भी आता है। 271J। सर इतने सारे सेक्शन हैं जहां पर कमिश्नर अपील्स को ध्यान रखना, एक होता है कमिश्नर वो अलग है और ये कमिश्नर अपील है, कमिश्नर अपील को भी पेनल्टी लगाने का राइट है इन सब सेक्शन में। ऐसे ही आप लिस्ट बना सकते हैं जॉइंट कमिश्नर को, ऐसे ही आप लिस्ट बना सकते हैं पेनल्टी चैप्टर में कि जॉइंट कमिश्नर को कौन कौन से सेक्शन में पेनल्टी लगाने का राइट है। 271C, 271CA, 271D, 271DA, 271DB, 271E। ये सारे आपको पढ़ाए हुए हैं क्लास के अंदर। आप चाहो तो एग्जाम्स में एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिस्ट का ध्यान रख सकते हो कि भाई पेनल्टी चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन में जॉइंट कमिश्नर को पेनल्टी लगाने का राइट है। और ध्यान रखना ये जॉइंट कमिश्नर वाले जो सेक्शन है इसमें सिर्फ जॉइंट कमिश्नर को ही पेनल्टी लगाने का राइट है, तो वो थोड़ा सा यूनिक हो गया उसके लिए। इधर वाले में तो एओ भी है सीआईटी अपील के साथ, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इस सेक्शन में सिर्फ सीआईटी अपील ही पेनल्टी लगा सकता है, एओ के साथ सीआईटी अपील भी है। लेकिन जो मैंने जॉइंट कमिश्नर के सेक्शन दिए हैं उसमें तो सिर्फ जॉइंट कमिश्नर ही है। तो ये चार्ट आपको एग्जाम्स नाइट में काम आ सकता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो रोक के लिख लीजिए। डन। पूरा पेनल्टी चैप्टर की तैयारी इस तरीके से भी की जा सकती है एग्जाम्स के लिए, क्लास में डिटेल डिस्कशन हो रखा है। आगे बढ़ते हैं सर, पेनल्टी चैप्टर में ही और आगे जाके हमारे पास यहां पर एक छोटा सा चेंजेस है। अगेन वही सेकंड प्रोवाइजो में सेकंड का रेफरेंस ड्रॉप कर दिया गया है ऑफेंसेस से रिलेटेड, जेल जाने की सजा। सर पहले जो पढ़े उसमें क्या था, पेनल्टी, और यहां पर क्या है, यहां पर हम आपको जेल भी भेज सकते हैं, ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन। तो अब हम लोग आ चुके हैं जेल वाले सेक्शन में।
सर यहां पर एक सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए 276CC। इसको तो एग्जाम की रात में देखना ही देखना है। आप लोगों को क्लास में पढ़ाते समय बोला हुआ है कि ये एग्जाम नाइट यानी रिवीजन करके जाना है एग्जाम्स के लिए सेक्शन का 276CC। यहां पे अमेंडमेंट है सर, एक तो लिमिट तो देखते ही है 10,000 रुपए। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से अधिक नहीं जा रही है तो आपको जो ये सेक्शन है जिसमें बोला जाता है आपके ऊपर पेनल्टी का अमाउंट लग जाएगा, आपको जेल भी भेजा जा सकता है, वो अप्लाई नहीं होगा। क्लास में काफी सारे क्लास में 1-2 क्वेश्चन भी किए हुए हैं, क्लास में कॉन्सेप्ट को एनालाइज भी करवा दिया है कि भाई ये सेक्शन जो है कि आपने जानबूझकर रिटर्न फाइल नहीं की, अब जेल जाओ। सर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो क्लास में क्या पढ़े? रिटर्न फाइल नहीं करने से आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, राइट? आपके ऊपर यहां पर आपको जेल भी भेजा जा सकता है, आपको यहां पर एक तरह से फी भी देनी पड़ सकती है, राइट? अब यही चीज कह रहा है कि आप बच सकते हो इससे। कब? एक तो क्लास में पढ़ते ही हैं कि आपकी अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे कम है, एक आपने अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर रिटर्न अगर फाइल कर दी है, और या फिर आपने जो क्लास में पढ़ा है अपडेटेड रिटर्न, तो उसका रेफरेंस यहां पे आ गया। सर किसी असेसमेंट ईयर की रिटर्न आपने फाइल नहीं की है, राइट? अब एक नया सेक्शन जो क्लास में आपने पढ़ा अपडेटेड रिटर्न, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्लास में कह रहा हूं सर, उसमें अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपके ऊपर ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा 276CC। प्लीज एग्जाम्स के लिए इसकी तैयारी जरूर कीजिएगा। अब यहां पर भी मैंने वो रेफरेंस जो कि समरी टेबल दी हुई है आपके एग्जाम्स के लिए, ये है ना, वेरियस ऑफेंसेस की समरी टेबल दे रखी है, तो अब चूंकि सेक्शन में चेंज आया तो समरी टेबल में भी मैंने यहां पे चेंज कर दिया, नथिंग एल्स। सर एक यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 276B टीडीएस का सेक्शन था पहले से, यहां अब टीसीएस के सेक्शन को भी ऐड कर दिया गया है। ऐसे ही यहां पर पहले से टीडीएस का सेक्शन था एक, अब यहां पे टीसीएस का सेक्शन भी ऐड कर दिया गया। 276B के साथ साथ 276BB को भी ऐड कर दिया गया है। अगर हम बी की बात करें तो वो टीडीएस के फेल्योर से रिलेटेड पेनल्टी एंड जेल की सजा सुना रहा है, और डबल बी की बात करें तो वो टीसीएस से रिलेटेड फेल्योर में जेल की सजा सुना रहा है, राइट? अब आप ये फेल्योर जो है वो बार बार कर रहे हैं, सबसिक्वेंट फेल्योर, तो यहां पर सिर्फ टीडीएस वाला रेफरेंस था, टीसीएस का रेफरेंस नहीं था, तो वो टीसीएस के रेफरेंस को भी यहां ऐड कर दिया गया है। और यहां पर पनिशमेंट आपके ऊपर नहीं लगेगी, रीजनेबल रीजन है, तो उसमें सिर्फ टीडीएस था रिलेटेड, टीडीएस के रिलेटेड रिलीफ था, अब उसमें टीसीएस से रिलेटेड रिलीफ भी ऐड कर दिया है। पेनल्टी चैप्टर में और कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर ऐसे देखिए इन 2 चैप्टर में सर्च सर्वे में कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। बोला सर एक नया सेक्शन है, क्या है नया सेक्शन? आपका जो सर्च सर्वे के कारण अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऐड हुआ है रिटर्न में, उसमें आप कोई भी लॉसेज या डेप्रिसिएशन को ऐड एडजस्ट नहीं करेंगे। यही तो पढ़ा आपने, और क्या पढ़ा? और तो कुछ खास नहीं पढ़ा। पेनल्टी चैप्टर में भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, राइट? अब हम लोग चलते हैं EFG। सर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में क्लास में बताया हुआ है। और प्लीज बीइंग अ CMA फाइनल स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सर ये जो क्लास में आपको बहुत ब्रीफली बताया गया है, इसका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है विद द रेफरेंस ऑफ रूल्स, फॉर्म नंबर, प्रोसीड्योर। कहां? CA फाइनल के सिलेबस में। अपने को एज अ CMA फाइनल स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है। जो आपको क्लास में पढ़ाया 12th एडिशन की बुक में, जो मेरे 13th एडिशन की बुक में है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। एक क्वेश्चन मैंने और ऐड किया इसमें नई बुक में, 13th एडिशन की बुक टेलीग्राम चैनल पे है। एक क्वेश्चन मैंने इसमें और एड ऑन किया है, क्वेश्चन नंबर 3, वो देख लीजिएगा। बाकी अमेंडमेंट क्या है सर? इसमें अमेंडमेंट कुछ नहीं है सर। आपको ड्राफ्ट ऑर्डर मिला है क्योंकि आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है। ड्राफ्ट ऑर्डर जब मिलता है क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट हैं, फॉरेन कंपनी है, ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है, तो टीपीओ के पास से एओ के पास आता है, एओ फिर ड्राफ्ट ऑर्डर आपको भेजता है, जिसके अगेंस्ट में आप कहां जा सकते हैं? क्या क्लास में पढ़ा है? ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में आप डीआरपी के पास जा सकते हैं 144C में, या फिर आप यहां आ सकते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास। सेटलमेंट कमीशन का कॉन्सेप्ट आपके इनकम टैक्स से अबॉलिश कर दिया गया है और उसकी जगह क्या आ चुका है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का कॉन्सेप्ट। ठीक, क्लास में डिटेल जो चर्चा हुई उसमें अब क्या अमेंडमेंट आई है? कुछ खास नहीं सर। ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कहां आ गए? कमेटी के पास। एओ ने अभी ऑर्डर पास नहीं किया है,
या फिर सर ट्रांसफर प्राइसिंग का केस नहीं है सर, नॉर्मल केस है, एओ ने ऑर्डर पास कर दिया है लेकिन अब मैं अपील में नहीं जाना चाहता, मैं यहां आना चाहता हूं, तो आ जाओ यहां। सर 1 महीने के अंदर आप यहां आ सकते हो और 6 महीने के अंदर यहां पे डिसीजन और डायरेक्शन मिल जाएगा। डायरेक्शन मिलने के बाद एओ क्या करेगा ये नहीं दिया हुआ था इसमें, तो वो एड ऑन कर दिया गया सब सेक्शन कि भैया जिस दिन डायरेक्शन मिल जाएगा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी अपना ऑर्डर पास करके एओ को डायरेक्शन देगी। सर जिस मंथ में ये ऑर्डर रिसीव करेगा एओ, उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर अंदर एओ क्या करेगा, अगर उसने पहले ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया था तो ऑर्डर पास कर देगा, और उसने पहले ऑर्डर पास कर रखा है तो उसको रिवाइज कर देगा। सर ये जो टाइम लिमिट थी ये पहले नहीं थी। एसईसी टैक्स पेयर एओ के ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में या फिर एओ के फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट में कहा चुका है, डीआरसी के पास आ चुका है, राइट। डीआरसी ने अपना डिसीजन दे दिया 4-5 महीने में, अब उसके बाद एओ क्या करे, ये नहीं था प्रोविजन। तो सर एओ को 1 महीने के अंदर, कहां से, 1 month from the end of the month in which the DRC order is received by AO, डायरेक्शन is received by AO, जो भी डीआरसी ने डायरेक्शन दिया है अपने ऑर्डर में उसको कंफर्म करते हुए एओ अपने ऑर्डर को रिवाइज करेगा। अगर उसने पहले ऑर्डर पास किया हुआ है तो मॉडिफाई करेगा, और पहले उसने ड्राफ्ट ऑर्डर दिया था क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग का केस था, फॉरेन कंपनी का केस था, तो ऑर्डर पास कर देगा। सिंपल अमेंडमेंट है इस चैप्टर में और कोई अमेंडमेंट नहीं है। और प्लीज मैंने कैटेगरिकली यहां पर लिखा हुआ है, सीए फाइनल के सिलेबस के चक्कर में मत पड़िएगा, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि दीज रूल्स आर नॉट इन सीएमए फाइनल सिलेबस, न ओल्ड सिलेबस में न न्यू सिलेबस में। सर सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स इस टॉपिक को डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं विद द रेफरेंस ऑफ रूल्स, विद द रेफरेंस ऑफ फॉर्म्स, आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। एक छोटी सी अमेंडमेंट ये ध्यान रखनी है, क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैंने यहां पर एड ऑन किया है, क्वेश्चन नंबर 3, वो देख लेना सर। और इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है आपकी। सर एक और चैप्टर कवर करते हैं इसमें, एच। तो आपका ये EFGH जो सीरीज है यानी वॉल्यूम 5, अगर हम वॉल्यूम 5 की बात करें, वॉल्यूम 5, तो अब यहां से लेकर यहां तक सारे अमेंडमेंट्स आपके कवर हो गए। सर्च से स्टार्ट किया था, कवर कवर कवर, ठीक। सर यहां जो अमेंडमेंट्स थी उसकी वीडियो अलग से यूट्यूब पे है, आ चुकी है। अब मुझे सिर्फ ये वाला कवर करना है, आपका यहां से लेकर यहां तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल फॉर 2023 एग्जाम्स। सर एच में क्या अमेंडमेंट है इस चैप्टर में, कोई खास नहीं। सर यहां पे 234F का रेफरेंस ऐड किया गया रिलैक्सेशन में। क्या होता है सर, सीबीडीटी के पास पावर है कि वो 234 के इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर सकती है, राइट, ड्यू डेट को बढ़ा सकती है 139 के। तो यहां पर जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं रिटर्न चैप्टर में, 234F की लेट फी 5000 रुपए, इससे रिलेटेड कोई पावर सीबीडीटी के पास नहीं था रिलीफ देने का, वेव ऑफ करने का, कि भैया चलो ड्यू डेट को 3 महीने से बढ़ा रहे हैं और तुमको लेट फी भी वेव ऑफ करना है। तो ये पावर कैटेगरिकली ऐड किया गया। बस सिंपल एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है, यहां पर एक सेक्शन गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया 234F अमेंडमेंट के थ्रू, ताकि अब जो 5000 रुपए की लेट फी लगती है 234F में, उससे रिलेटेड भी सीबीडीटी क्या दे सके, रिलीफ दे सके लोगों को जेन्युइन रीजन के साथ। और एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहां ऐड किया है, थोड़ा सा देख लेना, एग्जाम में एमसीक्यू पूछता है, जैसे सीबीडीटी में कितने मेंबर्स होते हैं, सीबीडीटी की जो टीम होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, यहाँ एमसीक्यू पूछता है 6 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन के अलावा कितने मेंबर्स होते हैं, 6। सर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। इसमें एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं। तो इस पे एमसीक्यू पूछता है कि सीबीडीटी में कितने मेंबर्स होते हैं, 6। अब मेंबर कौन से, इनकम टैक्स, लेजिस्लेशन, कंप्यूटराइजेशन, ये सब नहीं पूछता है कि एक मेंबर रेवेन्यू का रहेगा, एक मेंबर ऑडिट का रहेगा, एक मेंबर इन्वेस्टिगेशन का रहेगा, एक मेंबर यहां से, एक मेंबर यहां से, एक मेंबर यहां से, ये नहीं पूछता है, ठीक। लेकिन हाँ एमसीक्यू पूछता है कितने मेंबर, 6, 5, 4, 3। तो चेयरमैन के अलावा 6 मेंबर होते हैं सीबीडीटी की टीम में। ये थोड़ा सा मैंने एड ऑन किया है, मेरी 12th एडिशन की बुक में नहीं था ये चीज, थोड़ा एग्जाम के लिए इसको तैयार कर लेना। एक यहाँ पे 234F ऐड किया है और कोई अमेंडमेंट इस चैप्टर में भी नहीं है। सर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। यहां लिख ही चुके थे आप बच्चे।